नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार जनता से किए सभी वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। आज ऊना के कोटला कलां में राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट का पर्याप्त प्रावधान और योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव के समय केवल घोषणाएं कर लोगों से वोट बटोरने का असफल प्रयास किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने छठा वेतन आयोग लागू किया, लेकिन कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर अभी तक नहीं दिए हैं। इसके अलावा पूर्व सरकार ने डीए की घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक 992 करोड़ डीए की किस्त भी नहीं दी गई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज शिमला के समीप ढली स्थित विशेष योग्यता संस्थान और नारी सेवा संस्थान मशोबरा व वृद्ध आश्रम बसंतपुर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में सुखाश्रय योजना को प्रदेश में लागू किया है। शांडिल ने बताया कि इस कोष में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों व मुख्य संसदीय सचिवों और कांग्रेस के सभी विधायकों ने सहायता प्रदान की है। इस दौरान उन्होंने कम दृष्टि के छात्र वीरपाल के साथ संवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री ने संस्थान के प्रधानाचार्य को स्टाफ की कमी का विवरण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विषय में लिखित निर्देश दिए। शांडिल ने कहा कि नारी सेवा सदन मशोबरा में 3 हिमाचल जबकि 17 बाहरी राज्यों की नारियां रह रही हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को हर पंजीकृत मनरेगा वर्कर के लिए साल में कम से कम 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर कहा कि किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि लोगों, विशेषकर युवाओं को पशुपालन व्यवसाय की ओर आकर्षित करने और डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने लोगों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित व जागरूक करने पर भी बल दिया। उद्योग व आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि जनसेवा, जन समस्याओं का समाधान, पिछड़े क्षेत्रों व पिछड़े वर्गों का उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज पांवटा साहिब में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान उद्योग मंत्री ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर अधिकारियों के सहयोग से समाधान किया और कुछ मांगे व समस्याएं अधिकारियों को सौंपकर इनका समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान अल्पसंख्यक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष तपेंद्र सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पांवटा साहिब क्षेत्र में उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने और उन्हें निकाले जाने के संबंध में उद्योग मंत्री को पत्र सौंपा। उद्योग मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार प्रसार में नवीनतम और आधुनिक मीडिया के उपयोग पर बल दिया है। वे आज शिमला में सूचना व जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने में जनसंपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क लोगों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। मुख्य संसदीय सचिव ने विभाग से जुड़ी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश भाजपा महामंत्री व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने उप मुख्यमंत्री, सीपीएस और कैबिनेट रैंक बांटकर हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा रोक रखा है, जिससे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में जयराम सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि को 1 करोड़ 80 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया था।
इस राशि की 3 किश्तें विधानसभा क्षेत्रों में योजना विभाग के माध्यमों से पहुंच गई हैं, लेकिन जनवरी की किश्त अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।